हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा कि अभी पिछले 2 दिनों से कोई भी वीडियो मेरी इस लक्ष्य यूपीएससी सीएससी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैं समय निकाल कर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आज फिर से हम अपनी उस सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज जो कुछ अन्य बची हुई साइट हैं, जो कुछ अन्य बचे हुए स्थल हैं, उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने चर्चा की थी जो अंतिम स्थल की मैंने बात की थी वो थी बनवाली। ठीक है दोस्तों, जिसको मैंने लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दिया था कि वो कहाँ स्थित था और क्या वहाँ की विशेषता थी और क्या क्या वहाँ पर मिला। अब फिर हम चर्चा करते हैं अभी इस वीडियो में राखी गढ़ी की। ठीक है दोस्तों, तो राखी गढ़ी जो है वो भी कहाँ है, तो हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। अब ये राखी गढ़ी जो है वो घग्गर नदी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, घग्गर नदी क्षेत्र में स्थित है। और ये हो गया, अगर स्टेट वाइज हम देखें तो हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, और आर.एस. बिष्ट मीन्स रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही इनकी इस राखी गढ़ी स्थल को ढूंढा था, इसकी खोज की थी, और वो तकरीबन 1973 में की थी। 1973 के आसपास जो है वो आर.एस. बिष्ट ने इस राखी गढ़ी स्थल की खोज की। तो दोस्तों, भारत में जितने भी स्थल, मतलब जितनी भी साइट ढूंढी गई इस सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें भारत में स्थित ये इस सभ्यता का मीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मतलब मैंने आपको बताया तो कि जो 7 ऐसे स्थल थे जिसमें मैंने चर्चा की थी, मान लो हड़प्पा की, उसके बाद मैंने चर्चा की थी मोहनजोदाड़ो की, और उसके बाद मैंने चर्चा की थी लोथल, धोलबीरा, और उसके बाद कालीबंगन। इस तरीके से मैंने 7 स्थलों के नाम आप लोगों को बताए थे और उसका पूरा डीप एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिया था। तो अब कुछ अन्य जो छोटे छोटे स्थल थे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो उसमें मैं ये आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये राखी गढ़ी था, ये उस समय की सिंधु घाटी सभ्यताएं में जितने भी स्थल ढूंढे गए उसमें ये सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, तो मतलब स्थल तो बहुत सारे थे, बहुत सारी साइट थी, लेकिन उन साइटों में सबसे बड़ा साइट और सबसे बड़ा स्थल जो था वो था क्या, राखी गढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो बस राखी गढ़ी में इतना ही, मतलब एक विशेषता के तौर पर, इम्पोर्टेंस के तौर पर अगर हम कहें तो ये 2-3 बातें ही आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो सुरकोतदा। ठीक है, तो सुरकोतदा ये जो है ये भी एक स्थल है, जो छोटा सा स्थल है। मतलब उन 7 जो जिनको नगरों की संज्ञा दी गई, उसके अलावा जो ये में छोटे छोटे स्थल हैं उसमें आप सुरकोतदा की भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये सुरकोतदा जो है वो भी गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो मतलब सुरकोतदा की भी अगर आप इसको अगर आप लोकेशन हिसाब से देखें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये भी कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट साक्ष्य यहाँ से मिला है वो ये मिला है कि यहाँ पर घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। तो मतलब घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला, तो वो सुरकोतदा से मिला। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जो है वो घोड़े के पंजर, मतलब घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो वो आप लोगों को याद रखना है कहाँ से, तो सुरकोतदा से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ सुरकोतदा में एक बंदरगाह भी मिली है। इससे पहले भी आपने एक साइट में, एक स्थल में बंदरगाह की चर्चा सुनी होगी, जो गोदीवाड़ा था, लोथल में था। तो उसकी चर्चा आपने सुनी। मेन जो बंदरगाह था, मेन जो बाज़ार ट्रेड करने का जो जरिया होता था उस समय, वो तो बंदरगाह ही होता था, मतलब वहीं से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। तो जो मेन मुख्य बंदरगाह थी वो थी जो है गोदीवाड़ा, मीन्स जो लोथल में। लेकिन एक जो बंदरगाह है वो, उसके साक्ष्य हमें सुरकोतदा में भी मिले हैं। ठीक है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको याद रखने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बंदरगाहें मिली हैं तो वो दोनों की दोनों बंदरगाहें गुजरात रीजन में ही मिली हैं। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों के दोनों जो बंदरगाहें हैं वो आपको गुजरात राज्य में ही मिली हैं, एक सुरकोतदा में और दूसरा जो है वो आपको लोथल में, ठीक है दोस्तों। तो सुरकोतदा जो है वो भी गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और उसके बाद अगर आप सुरकोतदा भी हो गया गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, और उसके बाद अगर आप दोस्तों लोथल की बात करें तो वो भी कहाँ होगा, जो है गुजरात में ही, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो मेन बात है वो आपको याद रखनी है कि जो एक और बंदरगाह वो मिली, वो कहाँ से मिली, तो सुरकोतदा से मिली, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है, इस सुरकोतदा जो छोटा एक स्थल ढूंढा गया वहाँ पर दो मुख्य बातें हैं, वहाँ से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है घोड़े का अस्थि पंजर वहाँ से मिला और दूसरा वहाँ पर एक बंदरगाह मिली। लेकिन मेन बंदरगाह जो थी वो गोदीवाड़ा लोथल की बंदरगाह थी, और ये भी एक बंदरगाह थी जहाँ से भी छोटे मोटे थोड़े बहुत व्यापार किए जाते थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम अगली साइट की चर्चा करते हैं, रंगपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये भी गुजरात में ही इसका लोकेशन है, ये स्थित गुजरात में ही है, कहाँ, मादर नदी के पास, मादर नदी के पास स्थित है ये कौन सा, जो है रंगपुर। और रंगपुर से हमें क्या मिला है, तो हम रंगपुर से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को याद रख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में चावल की खेती मुख्य तौर पर गुजरात में होती थी, तो संभवतः चावल गुजरात वाले क्षेत्र में ही होता था। तो आपने ये देखा कि लोथल में भी जो है वो क्या हुआ, चावल की खेती के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे कि अनुमान लगाया गया विद्वानों के द्वारा कि गुजरात वाले रीजन में जो है वो चावल की खेती होती थी। तो पहला आप गुजरात में कौन सा याद रख सकते हैं, लोथल, और दूसरा आप याद रख सकते हैं रंगपुर, दोनों की जो लोकेशन है वो गुजरात ही है, ठीक है। रंगपुर के बाद अगर दोस्तों हम चर्चा करें तो जो एक और स्थल आता है उसको आप कह सकते हैं रोपण, ठीक है दोस्तों। तो ये रोपण जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि रोपण कहाँ पर है, तो सतलज नदी के तट पर पंजाब में, और जिसको अभी वर्तमान में हम रूपनगर भी पंजाब में कहते हैं, वहीं उस रूपनगर में उस समय में क्या हुआ करता था, रोपण हुआ करता था। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है कि आज़ादी के बाद सर्वप्रथम, आज़ादी के बाद मतलब जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद किस स्थल की खुदाई हुई, तो आपको मतलब खोज हुई, किस स्थल की खुदाई और खोज हुई, तो उसमें आपको याद रखना है कि रोपण एक वैसा पहला स्थल था जिसकी आज़ादी के बाद खोज हुई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है दोस्तों। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य के साथ कुत्ते को क्यों दफनाया जाता होगा। अगर आपको अगर राइट आंसर अपने थॉट प्रोसेस से मिलता है तो सही है, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या इसका लॉजिक रहा होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो एक और स्थल की हम बात करें तो वो है अली मुराद, ठीक है दोस्तों। तो ये अली मुराद कहाँ, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। तो ये अली मुराद जो है ये, इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अली मुराद एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा स्थल था जो क्या था, ग्रामीण स्थल था। मतलब मैं आपको कई दफ़े बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन नगरीय सभ्यता होने के बाद भी जो ये स्थल मिला अली मुराद, उस अली मुराद में आपको क्या मिलेगा, एक ग्रामीण स्थल दिखेगा। मतलब वहाँ की जो रहने की पीढ़ीगत व्यवस्था थी वो एक ग्रामीण दर्जे की थी, ग्रामीण तौर पर थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने चर्चा किस किस की दोस्तों, मैं वो आप लोगों को एक बार रिपीट करना चाहूँगा। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया एक राखीगढ़ी, उसके बाद मैंने आपको बताया सुरकोतदा, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया रंगपुर, उसके बाद मैंने आपको बताया रोपन, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अली मुराद, और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नौशेरा, ठीक है दोस्तों। तो ये नौशेरा भी कहाँ, अली मुराद की तरह ही पाकिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। अली मुराद के बाद नौशेरा में सबसे मुख्य किस चीज़ का साक्ष्य मिला, तो सिंदूर का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से, तो नौशेरा से। अब दोस्तों याद करिए कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था
कि जो है मेकअप किट मीन्स मेकअप किट जो है मतलब सौंदर्य प्रसाधन, मतलब मेकअप से रिलेटेड जो सामान होते हैं जैसे लिपस्टिक, इत्र, कंघा, ये सब कहाँ से मिले थे? तो चनहुदड़ों से मिले थे। लेकिन अगर आप सिंदूर के साक्ष्य की बात करें तो सिंदूर हमें कहाँ से मिला? तो वो नौसेरा से मिला। तो आप ये याद रख सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि नौसेरा एक ऐसा स्थल था जो पाकिस्तान में स्थित था, वहाँ से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो सबसे अंतिम हमारा स्थल दाइमाबाद। तो दाइमाबाद जो है दोस्तों, वो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थलों की खुदाई हुई है उसको अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से अगर पूरब, पश्चिम और दक्षिण, उत्तर की दिशा में अगर हम देखें तो जो ये साउथ एंड था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउथ एंड था, उसके एंड पॉइंट पर ये दाइमाबाद है। जिस दाइमाबाद के बाद अगर आप बात करें तो कोई भी स्थल नहीं ढूंढा गया है। तो साउथ में सबसे एंडिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं किसको? दाइमाबाद को। तो ये दाइमाबाद कहाँ स्थित? तो ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी के पास में ये स्थित है दाइमाबाद। जो प्रवरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी प्रवरा नदी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, उसके नज़दीक, उसके तट पर ये दाइमाबाद स्थित है। यहाँ पर हमें तांबे की बनी गाड़ी का साक्ष्य मिला है। मतलब आप इससे ये पूरा अनुमान लगा सकते हैं, पूरा ये गैस कर सकते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि में, इस समय में जो है वहाँ की प्रजातियाँ, मतलब वहाँ के लोग जो है तांबे से बिल्कुल अवेयर हो चुके थे, तांबे की जानकारी उन्हें हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब जो मेन 7 ऐसे जो स्थल थे, साइट थे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई थी, उन्हें भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो छोटे छोटे स्थल थे उन्हें भी हमने डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसको रिवीजन के तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने डिस्कस क्या क्या किया। तो हमने अभी इस वीडियो में लास्ट जो भी डिस्कस किया है वो दाइमाबाद को डिस्कस किया है, उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद दाइमाबाद के बाद हमने डिस्कस किया नौसेरा को, उसके बाद हमने डिस्कस किया अली मुराद को, उसके बाद हमने डिस्कस किया रोपन को, उसके बाद हमने डिस्कस किया रंगपुर को, उसके बाद हमने डिस्कस किया सुरकोतदा को, उसके बाद हमने डिस्कस किया राखीगढ़ी को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया बनवाली को। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमने डिस्कस किया चनहुदड़ों को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया धौलावीरा को, देन हमने डिस्कस किया कालीबंगा को, उसके बाद हमने डिस्कस किया लोथल को, उसके बाद हमने डिस्कस किया मोहनजोदाड़ो को, उसके बाद हमने डिस्कस किया हड़प्पा को। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये अंतिम से जो अभी इस लेटेस्ट लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, जिस साइट को लास्टली मैंने जिस साइट को डिस्कस किया है, उससे लेकर मैं अपनी पिछली वीडियो में जहाँ से मैंने पहले स्थल को शुरू किया था वहाँ तक मैं गया। लेकिन अब मैं पिछली वीडियो की सीक्वेंस को अगर मैं दोहराना चाहूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले हमने जो साइट में डिस्कस किया था वो हड़प्पा को डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आप जो दोस्तों डिस्कस किया वो मोहनजोदाड़ो को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आ चुकी है, जिस मूवी को अगर आप लोगों को समय निकले तो आप समय निकाल कर इस मूवी में देखें। मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा कि मोहनजोदाड़ो जो है वो किस तरीके से जो है क्या उसके रीज़न रहे, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो अंत हुआ, कैसे ये प्रजाति एकदम से विलुप्त हो गई, ये लोग कहाँ चले गए, ये जो भी कुछ आइडियाज़, व्यूज़, प्रोस्पेक्टिव हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग, वो बहुत हद तक आपकी इस वीडियो से, इस मूवीज़ मोहनजोदाड़ो से भी क्लियर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा को हमने देखा, देन मोहनजोदाड़ो को हमने देखा, देन हमने लोथल को देखा, देन हमने कालीबंगा को देखा, देन हमने धोलावीरा को देखा, फिर हमने चनहुदड़ो को देखा। चनहुदड़ो को देखने के बाद हमने दोस्तों बनवाली की चर्चा की, फिर उसके बाद हमने राखीगढ़ी की चर्चा की, फिर उसके बाद दोस्तों हमने सुरकोतदा की चर्चा की, उसके बाद दोस्तों हमने रंगपुर की चर्चा की, फिर उसके बाद दोस्तों हमने रोपण की चर्चा की, फिर हमने अली मुराद की चर्चा की, और फिर दोस्तों हमने नौसेरा की चर्चा की, और उसके बाद फिर हमने दाइमाबाद की चर्चा की। तो अब हम काउंट करना चाहेंगे। नंबर 1 बताएंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट भी कुछ ना कुछ करें जिसमें कि मुझे थोड़ा सा पता चले कि एग्जैक्टली किस फ्लो के साथ आप लोग चल रहे हैं। तो पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा, पाँचवा धौलावीरा, छठा चनहुदड़ो, सातवां बनवाली,
8वां राखीगढ़ी, 9वां सुरकोतदा, 10वां रंगपुर, 11 रोपण, 12वां अलीमुराद, नौशेरा 13 और दाइमाबाद 14। मतलब 7 जिनको नगर की संज्ञा दी गई और उसके बाद जो है वो छोटे छोटे जो है ये स्थल साइट। तो हमने 12-14 साइटों को देखा, जिसमें कि उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको इन वीडियो में क्लियर किया। आप इन वीडियोस को दोस्तों बार बार देखें और बार बार देखने के बाद आपको अगर कुछ लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, उसे आप नोट डाउन करें। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम, सीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है या जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर प्राचीन भारत मीन्स एंशियंट इंडिया से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल माना जाता है। इससे कई क्वेश्चन किए जाते हैं और उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि साइट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि जो स्थलों की खोज हुई थी उन स्थलों से संभावित प्रश्न किए जाते हैं कि किस साइट की क्या विशेषता थी और किस साइट पर किस चीज़ के अंश मिले, किस साइट पर किस चीज़ के साक्ष्य मिले। और उसके बाद ही दोस्तों मैं ये भी बता देना चाहूँ आप लोगों को कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपको बिल्कुल एकदम वन लाइनर जीके टाइप क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि हाँ ये वस्तु किस साइट से मिली, लेकिन ओवरव्यू आपको इस पूरे के पूरे साइटों की नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ की खोज किस साइट से हुई और जो है वहाँ पर क्या फेमस था। और सबसे मुख्य बात अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, मानचित्र से इसे रिलेट कर आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल को अगर मानकर चल रहे हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अगर हिस्ट्री ऑप्शनल की बात की जाए तो इस हिस्ट्री ऑप्शनल में मैप से एक 50 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है अगर आप 2-4 साल के ट्रेंड को देखें। और वैसे भी अगर आप क्या कहते हैं GS 1 देंगे या आप हिस्ट्री ऑप्शनल देंगे, जो ऑप्शनल हिस्ट्री ले रहे हैं और ऑप्ट करेंगे, तो हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्ट करने के बाद ऑब्वियसली उन्हें हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर देना ही पड़ेगा मेंस में। तो उसमें दोस्तों मैप पर आप फोकस कर ज़रूर पढ़ें। अगर किसी भी स्थल को, किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी एग्जैक्टली आपको पोजीशन, लोकेशन, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि वो किस रीजन में आ रहा है, वहाँ की क्या विशेषता है, कौन कौन सी नदी उसे टच करती हैं, तो ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मेरी एक यही आप लोगों से सलाह, व्यक्तिगत तौर पर मेरी एक ये सलाह आप लोगों से कि मैप को आप एक फ्रेमवर्क मान के मैप को जो है अपने टेबल पर हर वक्त रखें और मैप के संपर्क में रहें और अपने हिस्ट्री के कंटेंट को मैप से लिंक करके, मैप से रिलेट करके पढ़ें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कल ही यूपीएससी का सिविल सर्विसेज 2019 का जो है वो परिणाम आया है, रिज़ल्ट आया है। मुझे रिज़ल्ट सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत ही खुशी हुई। मैं तो दोस्तों नहीं जो है इस बार 2019 की परीक्षा में मैं नहीं बैठा था, तो मैं अपने रिज़ल्ट की उम्मीद तो नहीं कर सकता था कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आने वाला है या नहीं। लेकिन जिन एस्पिरेंटों ने ये परीक्षा पास की है, इसमें एक अव्वल रैंक, अच्छा रैंक हासिल किया है, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो जीवन में आगे बढ़ें, देश के लिए कुछ अच्छा करें, देश के विकास में अपना एक अनोखा योगदान दें। और उसके साथ साथ ही जो विद्यार्थी, जो छात्र, जो एस्पिरेंट अभी इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, एक संघर्ष के दौर में हैं, उनसे भी मेरी ये उनके लिए भी मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको भी आने वाले समय में सफलता मिले और इस देश के अहम विकास में वो भी अपना एक अनोखा योगदान दें और एक अधिकारी के तौर पर अपने समाज, अपने सोसाइटी में वो भी एक प्रतिष्ठा अर्जन करें और उसके साथ साथ ही इस देश को कुछ दें। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते मेरी बस यही आप लोगों से दिली गुजारिश कि हार ना माने, अपनी हिम्मत को बनाए रखें, अपनी विल पावर को मेंटेन रखें और कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे मेहनत करते जाएं। परिणाम एक ना एक दिन ज़रूर हाथ लगेगा। ठीक है दोस्तों, हार मानने वालों को कुछ नहीं मिलता, हार ना मानने वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हार ना माने, जुटे रहें, एक अच्छी लगन के साथ जुटे रहें और कड़ी मेहनत ही अपना मूल मंत्र मानकर चलें। मेरा ये विश्वास है कि ज़रूर एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। और बस मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस बने रहें, डटे रहें। बस अपने दिमाग में ये रखें, मांझी द माउंटेन मैन मूवी का जो डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वही आप अपने जहन में अपना कर रखें कि जब तक क्रैक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, किसी का 1 अटैम्प्ट में हो रहा है, किसी का 4 अटैम्प्ट में हो रहा है, किसी का 5 अटैम्प्ट में हो रहा है, किसी का 6 अटैम्प्ट में भी हो रहा है,
तो एक अटैम्प्ट पे ना होने के बाद हार नहीं माननी है, हम करके ज़रूर छोड़ेंगे, ये विश्वास अपने दिल में लेकर चलें और ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।